I now request our esteemed guest, Honorable Shri Nitin Gadkari ji, Minister of MSME and Road Transport and Highways, to address our members and to guide them. Please, sir. के एसोसिएशन के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ऐसे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मेरे क्लोज परिवार में आज एक डेथ होने के कारण उसके अंत्य संस्कार के लिए मुझे नागपुर से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और उससे देरी हुई, इसलिए मैं आज 1 घंटा देरी आपके कार्यक्रम के लिए हुई है, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। वैसे जनरली जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो यूट्यूब पर काफी जगह पर आई है, मैं उसके रिपीटेशन को टालता हूँ। जहां तक मुझे आपको कुछ बातों के बारे में मुझे आपकी भी मदद चाहिए और कुछ बातों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम ये गवर्नमेंट सिस्टम जो है, हमारी बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, टैक्स सिस्टम, ये जिस प्रकार से एमएसएमई को डील कर रही है, इसमें आप जैसे एक्सपर्ट लोग इसका अध्ययन करके इसका क्या क्या उसमें मार्ग निकाल सकते हैं। अगर उसमें कुछ बातें अगर आगे आती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा, जिसके ऊपर आपने काफी इंटरेक्शन एमएसएमई के साथ किया है। पहला पॉइंट ये है कि एमएसएमई को जो लोन सैंक्शन होता है बैंक से, उसमें 75% हम वो इंश्योरेंस ट्रस्ट में पैसा जमा करते हैं। जैसे अभी 1 लाख करोड़ का लोन अगर बैंक ने दिया एमएसएमई को हमारे स्कीम के अंतर्गत, तो 75% तो हम इंश्योर कर लेते हैं, बाद में बैंक देती है, तो 25% ही बैंक को उनसे कोलैटरल लेना है, 75% हम करते हैं और उसके लिए 1500 करोड़ रुपए हम इंश्योरेंस का प्रीमियम सरकार की तरफ से भरते हैं। फिर हमने कहा कि आप 1 घंटे में 159 मिनट में लोन सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन करने के बाद होता ऐसा है कि सैंक्शन लेटर प्रिंसिपल सैंक्शन का देते हैं और बाद में डिसबर्समेंट नहीं करते, वो भी काफी उसमें दिक्कतें जाती है। तीसरी बात जो है कि एमएसएमई के मार्केटिंग के लिए जैसे चाइना में अलीबाबा पोर्टल बना, वैसा हम लोग एक चाह रहे थे कि पोर्टल बना है, पर वो अभी तक हम नहीं बना पाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। इस चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगती है, जो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं आप जैसा, कि क्या हम एमएसएमई का रेटिंग कर सकते हैं? जो एक्सपोर्ट कर रही है, जिनका 3 साल का टर्नओवर है, टैक्स भरा हुआ है, उनको तो हमको ऐसी कोई आईटी का उपयोग करके सिस्टम बना है कि ये पैरामीटर्स हो गए तो इतना लोन सैंक्शन कर सकते हैं, ये तो इतना दे सकते हैं। उसका रेटिंग अगर हो जाएगा तो एमएसएमई में भी कंपटीशन होगी कि हम लोग रेटिंग हमारा बड़ा है ताकि हमको सुविधाएं जल्दी जल्दी मिले। अभी जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट टेंडर सप्लाई में उनको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अब हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में 2% ऑफ द कॉस्ट की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे 100 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं क्योंकि 2% की बैंक गारंटी एक साल भर नहीं मिल पा रही है, तो बैंक की अपनी कुछ दिक्कतें होगी। तो ये एमएसएमई को छोटी छोटी बैंक गारंटी के लिए वो डिपॉजिट मांगते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि समझो जिसका AAA रेटिंग हो, मैं 2 बातें आपको कहूंगा। एक तो छोटे छोटे सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, फिर एग्रो एमएसएमई हो, अभी फिशिंग एमएसएमई, फॉरेस्ट बेस्ड एमएसएमई, गांव गरीब मजदूर किसान को कंसिडर करते हुए अर्बन एरिया में हो, पर ग्रामीण में भी हो, ट्राइबल एरिया में हो, और इस प्रकार के सभी सर्विस सेक्टर सब हमारे यहाँ कवर होंगे, इसलिए उनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा तो होगा। जैसे मेरिट में पास हुए लड़के को जैसे पहले एडमिशन मिलती है तो लोग कोशिश करते हैं, वैसे एमएसएमई में जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका रेटिंग अच्छा है, वो कैपिटल मार्केट का फंड उनको मिला। अभी वो फंड ऑफ फंड हम लोग 10,000 करोड़ का कर रहे, जो सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट था, और उसमें से हम लोग अगर वो कैपिटल मार्केट में जाकर अगर इक्विटी खड़ी कर रहे हैं तो 15% हम उसके शेयर लेंगे। अब ये फंड को हम लोग उसका 4 साल के बाद बेच देंगे। तो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज की बात आई कि एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई का भी एक स्टॉक एक्सचेंज करके पार्ट हो, और जहां पब्लिक से डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए। अब उदाहरण के लिए समझो 2-3 लाख 4 लाख एमएसएमई रेटिंग में अच्छी है, प्रॉफिट में अच्छी है और एक्सपोर्ट में अच्छी है, वो अगर कैपिटल मार्केट में चली जाएगी तो उतना बैंक का भार कम हो जाएगा। तो पहली बात तो ऐसा है कि इसमें आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना में एक है कि 3 मिनट में लोन डिसबर्स भी करते हैं, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इतने नियम और इतनी जटिलता है और इतने चेक एंड काउंटर चेक होते हैं
कि कोई काम करने वाला आदमी थक जाता है। अभी मैंने कहा कि एमएसएमई में कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंट है कि लेबर कॉस्ट कम हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, पावर कॉस्ट कम हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो, तब प्रोडक्शन का कैपिटल कॉस्ट भी आज बहुत है। अभी एनबीएफसी हमारे यहाँ बनी हुई है, आपको पता होगा कि अभी हमने कहा कि भाई नेशनलाइज बैंकों के साथ और सिडबी के साथ एनबीएफसी भी एमएसएमई के स्कीम में अब फाइनेंस कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी कर सकती है, ताकि हमारा क्षेत्र बढ़े और वहां हम जाए और जो जो ऐसा करना चाहते हैं उनको मदद करें। अब एनबीएफसी का भी इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर डाउन हुआ क्योंकि एनबीएफसी नहीं फाइनेंस कर पाई, वो एक कारण मेजोरिटी वो भी था। तो हम लोग एनबीएफसी को भी कोई फाइनेंस करे, तो धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, इनको भी हमारे साथ लाकर और आईटी बेस्ड कोई सिस्टम तैयार करके हम अगर रेटिंग भी करके फिर अगर उनको तुरंत के तुरंत निर्णय करें और रेट टैपिज्म से मुक्ति दे। अभी एनसीएलटी बनी, अब एनसीएलटी भी कोर्ट जैसा काम कर रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत बार सरकार में साफ कह चुका हूँ कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है उनको टाइम का कॉस्ट क्या होती है कभी पता ही नहीं है। 3-3 महीने फाइल दब के रहती है। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री ऐसी आईटी सिस्टम बेस हमारा नेटवर्क अगर खड़ा होता है और उसमें आईटी बेस्ड एनालिसिस होके ही हमको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ध्यान में आएंगे तो ह्यूमन एरर कम होगी। और इसलिए एमएसएमई से अभी विलेज में इंडस्ट्री डालना, अभी मैं वीसी में था तो वो फायर ब्रिगेड का बोलता है इतनी जगह छोड़ो, तो इसने सैंक्शन कर दिया। अब क्यों नहीं हम ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप ये फायर ब्रिगेड का नाम ये है, इसके इसके आप ये गांव है, ऐसा इन्हें बना सकते, इतनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इतनी पार्किंग के लिए छोड़नी पड़ेगी, इतना अगर पावर होगा तो इतना, ऐसा करके एक पूरा दो, इतना चीज तुमने किया तुम्हारा सैंक्शन, 1 घंटे के अंदर सैंक्शन लेके चले जाओ, आना ही नहीं कुछ। तो इस टाइप को जैसे ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली जो सिस्टम होती है उस टाइप के सिस्टम में इतने जवाब दो, क्लियरेंस लेके जाओ, इतने मार्क मिल गए, आपका हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ईयर टू ईयर ऐसे ही चलता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। अभी मैं ये बीओटी और पीपीपी का पहला रोड मैंने शुरू किया था मुंबई में, और ये फिर मुंबई पूरा एक्सप्रेस तब बना। तो पीपीपी में यहाँ के एजीओ ऑफिस ने मुझे एक बार बुलाया था नागपुर में, तो उन्होंने एक सीरियस प्रश्न किया था कि जिस रोड की कॉस्ट 10 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, उसको पेमेंट हुआ है 19 करोड़ का 10 साल में, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा। अब मैंने कहा कि ये रोड उसने बैंक से कर्जा लिया है, अगर आप कैश पेमेंट में कार लेंगे तो आपको 7 लाख रुपए में मिलेगी, और वही अगर आपने उसको 10 साल में पैसा वापस किया तो ब्याज लगकर उस कार की कीमत वो 5-7 लाख रुपए बढ़ जाएगी, 10 लाख बढ़ेगी। तो ये रोड हमने जैसे कार इंस्टॉलमेंट पे ली या घर लिया वैसा रोड लिया है, तो ये इसमें ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब उसमें ही अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिए और सीएजी के फिर पैरे के पैरे भरेंगे, तो हमारी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उसके बारे में मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड में सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस कहाँ है और वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस का उपयोग करके हमारे देश के सिस्टम में वो कैसी आ सकती है, और उससे हमारी सिस्टम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और ई गवर्नेंस के साथ पूरी चले। तो मुझे लगता है कि अब इसमें काफी बातों में जो डिले होता है, रेटेपिज्म होता है, हर काम के लिए करप्शन होता है, फिर तकलीफ देते हैं लोग, इससे भी लोगों में हमारी इन्वेस्टमेंट पर परिणाम होता है, बिजनेस पे परिणाम होता है। तो हम इसमें रेटिंग करना चाहते थे, बीच में कुछ काम हमारे मिनिस्ट्री में शुरू हुआ है, और ये रेटिंग करने के बाद समझो हम कहेंगे कि जिसका रेटिंग ये प्लस ए है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तुरंत फटाफट ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें हम कैसा करें। अभी ये पेमेंट की बात है, आपको अभी भी हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए कि अब अमाउंट के बारे में एक्सपेक्टेड है, मैं बोलता भी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं है मीडिया के लिए। अभी मुझे बताइए कि उनसे जो पैसा लेते हैं, हमने एक समाधान करके पोर्टल खोला है,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने के पास ही एमएसएमई का अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन जैसा है, वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने बीच में कहा था कि क्या इसके ऊपर कोई रोलिंग फंड जिसकी गारंटी गवर्नमेंट करे और जिसको सप्लाई हुआ है वो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करे, और उसके उसके बैंक की गारंटी पर हम उसके अगेंस्ट इसको पैसा दे। ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते क्या? एक 50-1,000 करोड़ की हम गारंटी लेकर बैंक में ये सिस्टम लाकर ये पैसा रोलिंग फंड घूमता रहेगा और लोगों को पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि कोविड के बाद हमको इस सेक्टर को, एक तो तकलीफ हुई है, आज अड़चने भी है, कुछ समस्या भी है, और इसको हम लोग किस प्रकार से आगे ये सेक्टर बढ़े, रोजगार की निर्मित हो, उसके साथ साथ ग्रोथ रेट में इसका कंट्रीब्यूशन आए, और इनके बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे गवर्नमेंट टेंडर में भरने पड़ती है वहां से लेकर बैंक लोन तक, हम इसमें कैसी ट्रांसपेरेंट और आईटी बेस्ड सिस्टम लाए और इनका कॉस्टिंग कम कैसे करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे माफ करिए, ये आपके कॉस्टिंग में टाइम आता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ये जो सरकारी बाबू पत्नी से भी ज्यादा फाइल से प्रेम करते हैं और फाइल दबा दबा के बैठते हैं, तो कभी आप इसके लिए तो कॉस्टिंग कितना बदलता है। हमारे रोड में लैंड एक्विजिशन में डिले होने के कारण, यूटिलिटी शिफ्टिंग में डिले होने के कारण, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का लाइसेंस 2-2 साल नहीं देने के कारण हर साल 15,000 20,000 करोड़ का चुनाव लगाते तो मेरे डिपार्टमेंट में, और देते लाइसेंस तो उसके लिए 3-3 साल 4-4 साल लगाते, काम बंद पड़ता है, बैंक उसमें अकाउंट एनपी हो जाता है। तो ये जो टाइम नाम की बात है, आप लोगों ने तो ये कॉस्टिंग सब टाइम के कारण बदल होता है। आई डोंट नो वेदर टाइम का कोई आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं। मैं कहता था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। यानी तुम जो निर्णय करना करो, निर्णय करो, और जो निर्णय नहीं करते, पेंडिंग रखते हैं, और उसके कारण टाइम के कारण जो नुकसान होता है, जो कॉस्ट बढ़ती है, वही तो बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आई लाइक पीपल, ऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक इवन रॉन्ग डिसीजंस, या उनके कुछ निर्णय गलत हुए तो सपोर्ट करने चाहिए। पर कभी कभी मुझे लगता है कि कभी ना कभी जो निर्णय नहीं करते, अब आप गवर्नमेंट का ये सब काम करते हो, निर्णय नहीं करते, ये कितने दिन फाइल को डिले करते हैं, यही तो कॉस्ट मैटर से रिलेटेड है। मैं तो एनएचआई में इसका अनुभव कर रहा हूँ, और जब मैं मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये एनपीए तक चले गए थे, और हमने 1-2 साल बैठ बैठकर कॉन्ट्रैक्टर बैंकर को बुला बुलाकर हमने रिजॉल्व करते हुए 70% प्रॉब्लम सॉल्व किए, 25% प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, और करीब 3 लाख करोड़ से बैंकों को बचाया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिले इन डिसीजंस, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो डिले करते हैं, फाइल दबा दबा के 2-2 3-3 महीने बैठते हैं, और वो भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, मंत्री भी होते हैं। तो सिस्टम को आईटी का उपयोग करके एमएसएमई में एक तो इनका पेमेंट कैसे मिले, बाद में इनके क्लियरेंसेस इनको कैसे मिले, इनके डिसीजन समय पर कैसे हो, और आज के स्थिति में वर्किंग कैपिटल उनको आज देना पड़ेगा। अभी वो मांग है कि 3 महीने के लिए हमने उसको डिफर पेमेंट किया है, जो इंडस्ट्रियल लोन था, बाकी सब था। अब वो स्वाभाविक रूप से उनकी काफी मांगे हैं, वो सब मांगे तो हमने स्वीकार किया। आपका भी जो कुछ आएगा मुझे आएगा, मिनिस्ट्री में हर जगह एनालाइज कर रहे हैं, और हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी बात भेजी है। और मैं जैसे आपको बताता हूँ, रियल इस्टेट है, अब मुझे नहीं समझ में, मैं ना चार्टर अकाउंटेंट हूँ ना कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ। मैंने उनको पूछा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, अगर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट डालकर अगर उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो चाहिए 30 साल की मुदत। तो मैंने रिजर्व बैंक गवर्नर मेरे पास आए तो मैंने कहा आप उसको 30 साल का परमिशन दो। बोले हमारी आपत्ति नहीं है। अभी स्टेट बैंक ने समृद्धि महामार्ग में महाराष्ट्र को दिया है, वो दे सकते हैं। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर 30 साल का लोन हुआ तो मेरे पास 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है जो बैंकेबल है, जो टोल पर मैं दे सकता हूँ एस्क्रो अकाउंट खोलकर, तो उतना 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। अभी जैसे रियल इस्टेट में हाउसिंग लोन है, वो 10 साल के ऊपर नहीं देते,
अगर वो उसकी सर्विस अगर 25 साल की बाकी है और तो उसको आप मुझे लगता है कि उसको अगर आपने 20 साल के लिए हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ाई तो आज रियल एस्टेट में 25, 30, 40% डिमांड बढ़ जाएगी, लेने वाले बढ़ेंगे। तो ये आज की स्थिति में मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रिलेटेड इससे कॉस्टिंग के इशू रिलेशन में होने के कारण इसको आईटी और अब मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केटिंग से लेकर क्लियरेंसेस तक चाइना में क्या सिस्टम है। अभी मैंने मोटर व्हीकल एक्ट तैयार किया था, तो हमने अमेरिका का, जापान का, यूके का, अर्जेंटीना का 5-7 देशों का ट्रैफिक एक्ट क्या है इसके लिए स्टडी किया। वर्ल्ड बैंक ने उनको मदद की और उनके देश में कैसा चल रहा है, उनके नाम से और हमारे यहाँ दुनिया भर का फर्क है। अब मैं ये नए नए फ्यूल लाता था तो हमारे लोग बोलते थे इनको टेस्टिंग करना पड़ेगा। अरे भाई, अपने देश में व्यवस्था ही नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि यूके और अमेरिका ने ये स्टैंडर्ड तय किए है, तो ये स्टैंडर्ड आप एक्सेप्ट करो वैसे क्या वैसे है, जाके अध्ययन कर लो क्या है। तो अब तुम्हारे देश में अपनी ताकत ही नहीं कि इतनी बड़ी लेबोरेटरी और कोई अभी तक हम गए ही नहीं, ये फ्यूल हमने यूज ही नहीं किया है। तो हम लोग अगर जो अच्छे देश है, जिनका रेटिंग अच्छा है, जिन्होंने काम अच्छा हुआ है, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करो। फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर दिया, तो वो कारण गतिशीलता बढ़ी। अब इलेक्ट्रिक कार हमारे देश में हुई नहीं, बैटरी हुई नहीं, तो उसके स्टैंडर्ड कहाँ से, जिस देश में बनी है उनके स्टैंडर्ड को लेना पड़ेगा। अभी तक 2 साल लड़ता रहा ब्रॉड गेज मेट्रो, यानी अभी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन पर 4 डब्बे की एयर कंडीशन मेट्रो चलाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है और मेट्रो हम बना रहे हैं उसकी 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। हम पूरे पब्लिक को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, पर कन्विंस करते करते काफी समय चला जाता है। तो ऐसी बहुत से, अभी रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, उसके मुझे स्टैंडर्ड्स और ये करते करते अभी तक मैं गुड़गांव से हमारा धोला कुआ बना रहा था कि लोग ऊपर के ऊपर चले जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, रोड का पोल्यूशन कम हो जाएगा। नहीं कर पाया, नहीं परमिशन मिली। रोड रेलवे सेफ्टी के लोग, उनको हॉर्न भेजा, ये भेजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पर डिसीजन होना और डिसीजन करने की प्रोसेस को आईटी बेस प्लेटफॉर्म तैयार करके ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री और इमीडिएट कैसी हो पाए, और इसमें जो काम नहीं कर रहे उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाए। अब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा मैं आपसे और एक सुझाव करूंगा कि चाइना में और अच्छे देशों में, 5-7 देशों में जो जो सिस्टम्स है वो अब प्रधानमंत्री जी भी करते कि लाइसेंस राज खत्म हो, रेड टैपिज्म खत्म हो। हम बहुत से निर्णय भी कर रहे हैं। अभी 3 सरकार ने अभी लेबर कानून में बदल किया है। अभी जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जापानी लोगों की जो भी इन्वेस्टमेंट चाइना में है, इंडस्ट्री है, वो आउट ऑफ चाइना जाएंगे तो उनके लिए पैकेज दे रही है। पूरा वर्ल्ड चाइना से दूर होना चाहता है। फिर हमारे यहाँ ऐसी कौन सी सिस्टम है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हम कैसे दूर कर सके, ताकि हमारे यहाँ लोग आसानी से आए और हमारा जो व्हील है हमारे डेवलपमेंट का, जो उद्योगों का, वो फास्ट घूमे, ताकि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़े। अगर वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि रोजगार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी। तो सिस्टम को कैसे करें, ये एक विषय जो है, मैं एक्चुअली आपका तो मैंने, आपने जो दिया है डेलीगेशन, उसमें कुछ पॉइंट मेरे पास है, तो मैं, हमारे राजगोपाल शर्मा प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो भी पूरा सुन रहा है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे। पर एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट मुझे लगता है कि बाकी देशों की सक्सेसफुल प्रैक्टिस के आधार पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग सिस्टम में, और कभी जैसे भी मैं आपको बैंक गारंटी, हमको ही तो 2-2 साल नहीं दे रहे एनएचआई में बैंक वाले, उसके कारण 1-1 साल प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। तो छोटे लोगों को कहाँ देंगे। तो मैंने बीच में कहा कि इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में, कुछ देशों में स्टेट बैंक चेयरमैन ने मुझे सुझाव दिया कि आप इस प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करिए। अभी हैदराबाद में उनके बैठे हैं, उनके पास मैंने खुद फॉलोअप किया, मेरे लोगों को भेजा, उनसे वो अधिकार दिया है फाइनेंस में, वो
फाइनेंस सेक्रेटरी को बात हुई, राजू कुमार थे, उन्होंने की। अब वो मुझे कहता है कि अब एक प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ का है, वो 2% की हम बैंक गारंटी मांगने के बजाय हम लोग उस कॉस्ट का प्रोजेक्ट इंश्योरेंस कर दे, कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसका सिस्टम तैयार कर दे, एक तुरंत काम हो जाएगा। अदरवाइज 2 साल वो बैंक गारंटी के लिए घूमता, प्रोजेक्ट में वर्क ऑर्डर नहीं मिलता, काम नहीं शुरू होता। तो टोटल सिस्टम में टाइम, ये क्लॉज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी और पॉजिटिविटी, ये आवश्यक है। और एक बात मैं आपको कहूंगा कि आपका निवेदन जो है वो तो जरूर हम लोग डिटेल में करेंगे, पर आप एमएसएमई को जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसमें थोड़ा सा वर्ल्ड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस फ्रॉम चाइना टू यूएसए आप थोड़ा स्टडी करके उन्होंने किए हुए सिस्टम के आधार पर अगर आप हमको कुछ सुझाएंगे तो निश्चित रूप से हम दायरा बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी को भी अलाउ किया है। ये एनबीएफसी को भी स्ट्रेंथन किया तो छोटे छोटे लोगों को ये भी बड़े प्रमाण पर फाइनेंस कर रहे हैं, ये कार लोन, ये लोन, छोटे लोन। फिर क्रेडिट सोसाइटी है। अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्रेडिट सोसाइटी जो है उनके पास 2.5 लाख रुपए का फंड है, 2.5 लाख करोड़। अब उसका कोई उपयोग नहीं होता। वो लोगों को अगर हमारे स्कीम में फाइनेंस कर सके तो वो भी कवर करने में अड़चने आई, क्योंकि उसके कानून आड़े आते हैं। तो आज हमको जनता विमुख, गरीब केंद्रित, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एमएसएमई को सही में सपोर्ट करके गतिशीलता लाने वाली अब सिस्टम चाहिए, और उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन उपयोगी होगा। प्रेजेंट स्थिति में जो बातें आपने कही है, जो मैं अभी करीब 5 करोड़ लोगों तक मेरा इंटरेक्शन हुआ और मैं रोज अनेक सबको पहली बात तो मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी निर्माण हुए हैं, लोग बहुत हताश है, कोई बोलते मैं सुसाइड कर दूंगा। तो पहली बात, संकट है और ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है, इसलिए किसी को पता नहीं था इसका। तो इसके कारण अब स्वाभाविक रूप से ना उसका वैक्सीन भी बराबर मिला है, ना उसकी डिटेक्शन सिस्टम भी है। अच्छा, लॉकडाउन करे करे तो कितने दिन करे, उसकी भी समस्या है। और इसलिए कोरोना के साथ जीने का आर्ट ऑफ लिविंग हमको स्वीकारना होगा और फिर आगे जाना होगा। इसको धीरे धीरे बातों को भी शुरू करना होगा। अदरवाइज माइग्रेंट लेबर, लोग जा रहे हैं रास्ते से, पैदल जा रहे हैं, तो ये केवल लॉकडाउन करने से सब बंद करना, ये भी उसमें प्रॉब्लम है। और शुरू करेंगे तो कोरोना का स्प्रेड होगा, वो भी प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मार्ग निकालते हुए सिस्टम को कैसे प्रभावी करें और ये ई गवर्नेंस बेस्ड ज्यादा कैसे करें। तो मैंने जैसे रोड सेफ्टी के लिए, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट के लिए 6-7 देशों से वर्ल्ड बैंक के मदद से अध्ययन करके फिर एक्ट लाया। तो एमएसएमई में इसको सुधार करने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट लोग ई गवर्नेंस बेस्ड एनालिसिस करने वाली सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में कैसी हो और इसमें फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा हो, और धीरे धीरे हमारी एमएसएमई का रेटिंग के आधार पर वो कैपिटल मार्केट में जाए। एनबीएफसी के द्वारा क्रेडिट सोसाइटी, सबका फाइनेंस, उसका यूटिलाइजेशन छोटे आदमी के विकास के लिए कैसे मिले। तो ये इसका थोड़ा सा ग्रास रूट, ग्राउंड लेवल रियलिटी के आधार पर और केवल बुकिश कंसेप्ट के आधार पर नहीं चल सकता देश। प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बातों के आधार पर भी इन सब बातों को हम कैसे करें, इसके बारे में आप लोग अच्छा सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप अंतरंग को जानते हो और एग्जिस्टिंग स्थिति में आपने जो रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है, जो सुझाव दिए, उसका जरूर हम अध्ययन करेंगे। और एक बात आई थी, मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि ये कारपोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, तो हम हर इंडस्ट्री को कहे कि जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इसको, कि उसके बैलेंस शीट पर वो लिखे कि उन्होंने एमएसएमई का कितना पैसा देना है और कितने साल में दिया है। तो ये भी लिखने के बारे में कोई मैंडेटरी करे, ताकि इसके कारण भी लोग उस लिमिट में ये लायबिलिटी हटा देंगे, कर देंगे। तो ऐसा भी कोई आप उपाय सुझाव कि जिससे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, आज परिस्थिति ऐसी है कि समाधान पोर्टल के बाद कोई कानून करे कि भाई आपने पैसे नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तो वो करने का भी आज समय नहीं है। इस समय पहले ही तकलीफ में सब लोग हैं। ऑल स्टेक होल्डर्स ये प्रॉब्लम में है। राज्य सरकार के पास अगले महीना तनख्वाह देने की कमी है,
भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, एमएसएमई को भी प्रॉब्लम है, वो भी कठिनाई से जा रही है। जो हमारे लेबर है, जो हमारे वो भी स्टेक होल्डर है, वो तो माइग्रेंट लेबर, वो सब उनकी हालत बहुत खराब है। सबको साथ लेकर, किसी को भी हम फिसलेगा नहीं इसकी चिंता करते हुए, और सब आगे जाकर ये संकट पर मात करेंगे। पहले कोरोना की लड़ाई जीतेंगे और उसके साथ साथ इकोनॉमिक लड़ाई भी जीतेंगे। और ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, चाइना के प्रति जो एक प्रकार का हेट्रेट है, उसका एडवांटेज लेकर फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, और हमारी इकोनॉमी को इस संकट से जाकर भी हम जो प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अब रोड में तो मैंने तय किया है, और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी हम ला सकते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं पिछले 5 साल जब शिपिंग और पोर्ट्स का मंत्री था, तो मेरा बजट 800 करोड़ का था साल का, यानी 5 साल के पैसे हो गए 4000 करोड़। और हमने सागरमाला करके प्रोजेक्ट लिया हमारे 12 मेजर पोर्ट के लिए, और पोर्ट के स्ट्रेंथ पर हमने योजनाएं बनाकर किया। 6.5 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर दिए, कुछ पूरे भी हुए, और आज हमारे पोर्ट सेक्टर का प्रॉफिट 7000 करोड़ हो गया। अभी रोड सेक्टर में मेरा बजट 1 लाख करोड़ का है, और मैं 2 साल में 15 लाख करोड़ के काम अवार्ड करना चाहता हूं। और मैं फॉरेन फंड्स, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बैंकों के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स और एडीबी, वर्ल्ड बैंक, अब सबके फाइनेंस ला रहा हूँ। हमारा रेटिंग अच्छा है, एनएचआई का AAA रेटिंग है, फिर भी हमको पैसे लेने में अड़चन है। अब मुझे पता नहीं, आप लोग ऑब्जेक्शन ऑडिट करते हैं आपके सीएजी में, अब बाहर से सस्ता मिला तो ले नहीं सकते। तो ये इस प्रकार के पुराने सिस्टम में से बदल कर अब हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव रूप में सोचकर सरकार को सुझाना होगा। ये पुरानी जो बाबा आजम के जमाने की जो सिस्टम थी, वो स्क्रैप करने के लायक है, और उसको धीरे धीरे मॉडर्न सिस्टम के साथ जोड़कर, नए लिबरल इकोनॉमिक एटीट्यूड के साथ, ग्रोथ के साथ, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा उसके साथ जोड़कर हमको भविष्य के लिए विचार करना होगा। और मैं मानता हूं कि आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग का भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से एक नया अल्टरनेटिव, नया पर्सपेक्टिव मॉडर्न इंडिया का ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर सब कुछ मॉडर्न हमने किया और आपने कॉस्ट अकाउंटेंट करने की आपकी पद्धति अगर पुरानी रखी, तो नया परिवर्तन होगा नहीं, फिर वही प्रॉब्लम आएंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर कंट्री फॉर बिग इकोनॉमिक रिफॉर्म, एंड द रोल ऑफ यू पीपल पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी विजन देश को देने में आपकी उपयोगिता होगी। एमएसएमई को आपके जो भी सुझाव होंगे वो आप जरूर दीजिए, और जो मुझे कुछ अपेक्षा और मार्गदर्शन आपसे चाहिए, जिन बातों का जिक्र मैंने किया था, उसके बारे में भी अगर आप कुछ हमको ई प्लेटफॉर्म के आधार पर कुछ देंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत समय हो गया। अगर आप 2-3 सवाल करेंगे तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नीरज जी कैन अनम्यूट एंड टेक ओवर। नीरज जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, थैंक यू सर। आपने जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड वी हैव डेफिनेटली noted down the salient features that you have just pointed out. It's a completely different way of thinking, I must say, and we assure you that our institute will work towards that. Time value of money, or time value, putting a value to time is a very critical concept in cost, and we will definitely work on that. And we will prepare documents bringing in best practices in the world and trying to fit that into the Indian situation. And we assure you that from our institute side, we will come out with those kind of documents and those kind of studies for the ministry to consider. Sir, just a few questions for you. We have collected questions from the members all across India, and we have selected a few of them. So first question is, what is the plan of the government to ensure that adequate financing options are available to the MSMEs in wake of this crisis? And how do you assure that the loans that are disbursed or the financial help that is given is being put to correct use? So what can be that mechanism to check that the propriety audit of spendings on MSME sector? नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि आज रिजर्व बैंक और काफी लिबरल अप्रोच लिया है। वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ा कर दिया है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अब एमएसएमई में पहले राष्ट्रीयकृत बैंक का ही केवल फाइनेंस करती थी, अभी एनबीएफसी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उनको भी हमने अलाउ किया है। अब मुझे लगता है कि सेक्टर, अभी मैं तो आपको कहूँगी क्रेडिट सोसाइटीज के पास भी पैसा है। महाराष्ट्र में 2.5 लाख करोड़ का डिपॉजिट पड़ा था, तो क्यों नहीं हम लोग सब प्रकार के लोगों को लाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हमारे एनबीएफसी में, क्योंकि बैंकों के बारे में भी बहुत सी बातें हैं मेरे हाथ में भी नहीं है, उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी सिस्टम बनी है कि आसानी से आता नहीं। क्या एनबीएफसी को हम कुछ इक्विटी दे सकते हैं क्या? एनबीएफसी में फॉरेन फाइनेंस आ सकता है क्या? और वो अगर डॉलर में आता है तो उसके हेजिंग का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी को फाइनेंस करने के नए इनोवेटिव मॉडल्स, इसके लिए भी सोचना होगा। हम सोच रहे, आप उसमें मदद करिए। और रिजर्व बैंक और भारत सरकार अभी काफी सोच रही है, जो सुझाव आ रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इसमें डाल सकते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग योजनाएं भी बनाकर उसमें कैसे आएगा। जो सिन्हा कमेटी का रिपोर्ट था जो रिजर्व बैंक ने अपॉइंट की थी, उनके भी काफी रिकमेंडेशन, फंड ऑफ फंड की बात मैंने कही कि कैपिटल मार्केट में एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज बने, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है जिनका रेटिंग अच्छा है उन लोगों को कैपिटल मार्केट से पैसे मिले। देखो, इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी, ये अनेक देशों के विकास में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है। और बैंकिंग इकोनॉमी हमने विकसित की है। पर ये जो लोगों का डिपॉजिट बड़े प्रमाण पर शेयर मार्केट में होता है, तो हमारे देश में शेयर मार्केट में लोग नहीं जाते। अभी मैंने सत्कार किया था एमएसएमई का मुंबई में, तो एक महिला थी, 700 करोड़ का उन्होंने एक्सपोर्ट किया, कोई 800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, और वो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे, ट्रिपल ए रेटिंग से भी ऊपर है, प्रॉफिट कमा रहे। अब वो जो है उनको एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक से पैसा खड़ा कर रहे हैं, ताकि उनको भी कैपिटल सस्ता मिलेगा और ये झंझट और रेट एपिज्म से मुक्ति मिलेगी। तो क्यों नहीं अब नए नए बातों के बारे में हम लोग सोचे। तो ये जरूर आप सुझाइए, और इसमें से मैं पर्याप्त उसका ज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि आप लोग ये ज्यादा काम करते हैं, तो इस बारे में कुछ आप जरूर सुझाइए। बाकी रूटीन इसमें रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार बहुत पॉजिटिव है। जितना कुछ हो सकता है वो करने की कोशिश की, और हमने भी हमारे रिकमेंडेशन उनके पास भेजे। Thank you, sir. Definitely, having a equity capital from market for MSME is an excellent idea, and we will definitely have our views put on that, and we'll put our mind and experience into designing that kind of a system or giving some suggestions to the government in that direction. Sir, second question is that we all had been और issued. हाँ, First, congratulate the Modi ji and the entire government of Modi ji for taking the initiative to mobilize the migrant laborers to go back to their villages. But sir, this may have created a paradox where on one hand MSMEs may find that there is a labor shortage, and on second hand people are now going back to their villages, and maybe they are not properly employed in their villages. So if say from Pune people are going back to their cities, their towns, the MSME segment in Pune, they will find it difficult to get laborers also. So what kind of action or plan that the government has to tackle this double-sworded kind of a thing? देखिए, लॉकडाउन होने के कारण इंडस्ट्री बंद पड़ी, उसके कारण निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन आया, डर पैदा हुआ, और लोग पैदल चलने लगे अपने गांव की तरफ। अब प्रॉब्लम है कि उनके गांव में, उनके जिले में और उनके राज्य में अगर उनको रोजगार मिलता, तो वो काय के लिए पुणे में आते, मुंबई में आते? वो मजबूरी से आए, खुशी से नहीं आए। तो इसलिए धीरे धीरे मैक्सिमम चीजों को रिस्टोर करना, कॉन्फिडेंस देना, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, डरे हुए लोगों का डर निकाल देना, और उनको जो गए उनमें से कुछ लोगों को फिर से वापस आने के लिए प्रेरित करना। और मैंने एनएचआई के हमने करीब 90% कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए, लेबर के कैंप बने हैं, अब वो नहीं जा रहे, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सब बातों को शुरू करना, फिर भी करते समय कोरोना के बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करो, 1 मीटर के ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करो,
दूसरी बात, अगर आप शहर से लाते होंगे तो बस में आते होंगे तो 25 से ज्यादा मत बिठाओ, 1 मीटर का डिस्टेंस बस में मेंटेन करो। उनका रहने का और इसका, कुछ लोगों ने टेंट बनाया अपने फैक्ट्री एरिया में, तो उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था ठीक से रखो। ऐसा कुछ करके मैं जो कह रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, कोरोना के साथ उस लिमिटेशन और मर्यादा को समझते हुए जीवन जीने की एक पद्धति को हमको सीखना होगा, और उसके लिए उद्योजक और सबको, सभी लोगों को उसमें विचार करना होगा। अगर हमने शुरू कर दिया एक्टिविटी तो ये लेबर वापस भी आएगी और ये आके इसमें काम भी शुरू हो जाएगा। यही ऑप्शन है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वही दूसरे को पूरक है। कोरोना का संक्रमण रोकना और अपने लाइफ को, सभी बातों को रूटीन कर लाकर उसको रेगुलराइज करना, इसी वे से जाना पड़ेगा। दूसरा कोई मार्ग अभी नहीं है। अगर वैक्सीन मिल जाएगा, लोग पूरे वैक्सीन ले लेंगे तो ओपन कर देंगे, कोई भी जाए, हो गया ही नहीं कोरोना का वायरस, कोई काम नहीं करेगा। अगर हमारे पास डिटेक्शन का ये डिटेक्शन सिस्टम होगी कि हम एयरपोर्ट में गए, फटाफट टेक किया, नहीं है इसको, चलो जाओ बैठो, गाड़ी में गया बैठो, ये सर्टिफिकेट है जाओ, वो भी ठीक से अभी वैसे सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वायरस आया, ये नेचुरल वायरस नहीं है, और इसके कारण ये मर्यादा है। तो वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कुछ है अब उसको सामना करके दुनिया कर रही, विश्व कर रहा है, इसमें से वे आउट निकालना पड़ेगा, और इसमें हम जीतेंगे, हम होंगे कामयाब। या अटल जी की एक कविता थी कि हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो मुझे लगता है कि दूसरा कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दैट स्पिरिट वी नीड, और वो देकर पॉजिटिविटी के साथ आप भी वो दीजिए, हमको आगे जाना होगा। Yes, definitely, sir. Then, sir, one question was that for MSMEs, there always has been a threat of cheap imports particularly from China or Southeast Asian countries. So, is there any plan to give some relaxation to the MSMEs by imposing some additional duties on the cheap imports, or mandatorily asking the PSUs specifically to have their procurement from MSME sector, so that MSME sector gets a boost in terms of the order retention or to find out the additional customers within India? एमएसएमई को प्रायोरिटी है, महिलाओं को उसमें भी प्रायोरिटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी प्रायोरिटी है, और बड़े प्रमाण पर अभी काफी बड़ी अमाउंट है, 5-6 हजार करोड़ का वो लेते हैं सब, इसमें ऑलरेडी है। दूसरा इंपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, इसमें भी आप काम करिए। अभी मैंने 2 किताबें तैयार करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट को कहा है। एक, पिछले 3 साल में हमारा इंपोर्ट क्या क्या हुआ है और हमारा एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम क्या कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ $9 बिलियन का एडिबल ऑयल आता है, और हमारे यहाँ पंजाब में आपके चेयरमैन साहब लुधियाना, वहां पंजाब से है, जो है चावल और गेहूं लगा रहा है। हमारे यहाँ 3 साल स्टॉक है चावल और गेहूं सरप्लस, 2 साल शुगर का स्टॉक सरप्लस है, गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं, और क्रॉप पैटर्न नहीं बदल रहा। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अभी मैंने कहा कि एडिबल ऑयल में सरसों है, जवस है, तिल है, मूंग है, सोयाबीन है, सूर्यफूल है। हमारे देश में 10% केवल होता है, 90% तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने अभी तय किया है कि इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है। अभी फ्यूल इंपोर्ट होती थी, मैं 12 साल से चिल्ला रहा था, आई एम द पर्सन, जब से कि इथेनॉल लाओ, मैं इतना उसके लिए लड़ा हूं। अब इथेनॉल आया और उसमें 12 साल गए। अब वो 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट में 2 लाख करोड़ अगर एग्रीकल्चर में जाएंगे, ये पंजाब में कौन होता है? अब कौन से इथेनॉल बनेगा? राइस कट से इथेनॉल बनेगा, सैनिटाइजर बन रहे हैं। अभी हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री को बनाया और वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, इतना सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। पीपीई किट अभी हमारे देश में तैयार होने लगी। चमचे आइसक्रीम खाने की भी कमी है, इतने चमचे गांव जिले जिले में है। तो अब वो हमने उसके ऊपर ड्यूटी लगाई। अगरबत्ती की काड़ी, बाम्बू का, अरुणाचल, मेघालय, सब जगह प्रोडक्शन शुरू हो रहा, नथिंग डूइंग। तो आप ये भी स्टडी करिए कि इंपोर्ट क्या हो रहा है, उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो आगे बढ़ कैसे सकता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी पर एमएसएमई कैसा काम कर सकती है, इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। मुझे अभी लॉकडाउन उठने के बाद दोनों किताबें में प्रकाशित करके
सब चेंबर ऑफ कॉमर्स को और सबको दे रहा हूँ कि ये इंपोर्ट हो रहा, आप लाओ टेक्नोलॉजी, और ये दिस इज ए चांस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी। और मैं बहुत बार कहता हूँ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड and experiences, name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth. मैं नागपुर से हूँ, हमने शहर में टॉयलेट का पानी बेचा। वो 7 साल के पहले मैंने कहा कि पानी बेचेंगे तो लोग मुझे हंस रहे थे। अब मैं महाराष्ट्र सरकार के बिजली बोर्ड को हम नागपुर शहर का टॉयलेट का पानी बेचते, रिसाइकलिंग करके 350 करोड़ साल के मिल रहे हैं, गंदे पानी को शुद्ध करके बेचकर। नो वन इज वेस्ट, it is depending upon the leadership, the vision of leadership and the technology that you can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है कि इसमें काफी बातें हो सकती है। तो एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से इसकी कोशिश होगी, और आपके पास भी इसके कुछ सुझाव होंगे तो भेजिए हमारे पास, जरूर उसका उपयोग करेंगे। Right, sir. So just last question. That we have generally seen that the MSMEs, the owners, are generally technocrats. They are very good in the technology, or they are very good in the business that they are doing. But they lack the side of an in-depth knowledge of costing, finance, management techniques, which may be critical now post-COVID, once we are saying that the MSME should grow. So is there a plan for having some kind of a training conducted for various owners of MSMEs in the particular aspects of finance, costing, management techniques, the best practices in the world in this area? And from institute side, we can definitely help you on that front. But is there any plan to address that issue? देखिए, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से भी इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ ना, मेरा कोई इंजीनियरिंग से कोई संबंध है, पर लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में मैक्सिमम कंक्रीट का काम मेरे नाम पर लिखा गया। और द ट्रू फैक्ट इज मैं इंजीनियरिंग का कुछ समझता नहीं मुझे, पर मैं डिसीजन लेने में एग्रेसिव था, बोल्ड था, तो मैं काम कर पाया। तो इसलिए मैं इस मत का ही नहीं हूँ कि कौन आदमी को, कोई मैट्रिकुलेट आदमी इतना होशियार रहता है कि वो सीए से और कॉस्ट अकाउंटेंट से भी पहुंचा हुआ होता है, वो बराबर निर्णय करके जाता है। तो डिग्री से ही विद्वत्ता आती है, ये सही नहीं है। आप माफ करना कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग विद्वान हो। डिग्री से देखो एक अनुभव, विद्वत्ता आती है, पर विद्वत्ता के साथ व्यवहारिकता, विजन, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, टीम वर्क, ये भी मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आपके कॉस्ट अकाउंटेंट है, बट इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और ये तो सबसे बड़ा आत्मा है। तो जब तक आप कितना भी बड़ा सीए हो, कितना भी बड़ा कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अगर उसको इंडस्ट्री चलानी होगी तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो निर्माण करनी होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति हमारे सोशल सिस्टम में भी उसकी संपन्नता के तरफ देखकर द्वेष होता है। हम उसको, जैसे सबके घर में, किसी के घर में टीवी नहीं है और एक के घर में टीवी आया तो सब लोग उसको जलते हैं। फिर कलर टीवी आया तो बोलते साला ये कुछ तो भी फ्रॉड है, इसने पैसे कमाओगे इसलिए आया होगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारी टोटल मानसिकता ये थोड़ी अलग टाइप की है। हमको हमारा इकोनॉमिक थिंकिंग, अब वर्ल्ड में सोशलिज्म खत्म हो गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, और कैपिटलिज्म के में भी समस्याओं का जवाब नहीं है। अभी मैं हंगेरी में गया था तो वहां पूरे कम्युनिस्ट लीडर के प्रतिमाएं शहर से निकाल कर लोगों ने तोड़ डाली थी और कॉर्पोरेट गार्डन में कोने में रखी थी। अब चाइना में केवल लाल झंडा बाकी है, बाकी कम्युनिज्म छोड़ दिया, वो लिबरल इकोनॉमी पे चल रहे हैं। रशिया बदल गया। तो इस समय आप जैसे अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको ये सोचना होगा कि देश की विजन हमको अगर आगे देनी है तो हमें किस प्रकार का, मैं मानता हूं कि जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस गरीब व्यक्ति को, गरीब एरिया को, गरीब गांव को, गरीब शहर को, गरीब समाज को केंद्र बिंदु मानकर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर
आर्थिक नीति का विचार करना पड़ेगा और वो रोजगार निर्माण करने वाली चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने वाली चाहिए और टेक्नोलॉजी को सतत अपग्रेड करके रिसर्च में, स्टार्टअप में इनको इंकरेज करने वाली चाहिए। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे देश के पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में वेल रिकॉग्नाइज है। तो दिस इज द टाइम कि आप जैसे लोगों ने इसके अलावा, डिग्री के अलावा और क्या करने से ये होगा, इसको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो संस्कारों से आती है, अनुभवों से आती है और आदर्शों से आती है। सक्सेसफुल जो स्टोरीज है उससे आती है। ये बदलना चाहिए। इसमें कुछ प्रमाण पर अभी काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई है, रिसर्च भी कर रही है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें होगा। मुझे एक इसी 20 दिन में एक अवसर मिला कि करीब 50 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, वहाँ जो इंडियन स्कॉलर थे उनके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और वो 50 देशों में के 6000 लड़के थे और मैं उनसे इंटरेक्ट हुआ, 2 घंटा चली थी। मुझे इतना खुशी हुई। कोई ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कोई अमेरिका में, हमारा लड़का वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो उसकी सोच देखकर मुझे लगा कि इंडिया में कितनी बड़ी क्षमता है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। इट इज बिकॉज वी नीड अप्रोप्रिएट लीडरशिप इन ऑल सेक्टर्स और ये देने की क्षमता हमारे भारतीयों में है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगा कर एक अप्रोप्रिएट विजन देनी पड़ेगी। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन आप जैसे लोग अध्ययन करके देते तो आपके ही विषय तक सीमित मत रहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपनी कंपाउंड वॉल बना ली और वो पुराने जमाने के बात पर वही वही करके, मुझे लगता है उसको बदलिए। नए युग में जाने के लिए हमको कैसे करना है, ये चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट सोचे, इसको ई गवर्नेंस के साथ जोड़े और वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, सक्सेस स्टोरीज के आधार पर हमारी भविष्य की नीति होगी तो फायदा होगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं आपके इतना तो विद्वान नहीं, क्योंकि मुझे इन सब बातों को प्रैक्टिकल लेवल पर जो बातें मुझे अनुभव में होती है वो मैंने आपको कही। अगर आपको उचित लगे तो इसको जरूर विचार करिए और आपकी जो बातें आप मुझे डिपार्टमेंट के लिए दोगे जरूर मैं उस पर एनालाइज करके विचार करूंगा। उसमें काफी बदलाव की आवश्यकता है और उसमें आप ई गवर्नेंस बेस्ड सॉल्यूशंस अलग अलग प्रकार से फाइनेंशियल इसमें और कैसे आएंगे, ये अगर देंगे तो और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। फिर कभी दिल्ली आप आइए तो जरूर मिलेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you, sir. Sir, we are really Thank you so grateful much. to you. An insightful lecture from you and listening to various concepts. We have a huge population of students and new members or younger members, and this key to entrepreneurship or thinking in that direction that you need to create opportunities and you need to be a job provider. ये हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे जो यंग CMAs है उनके लिए बहुत मोटिवेशनल रहेगा। And I will definitely think that they will take a clue from it and try to improve upon themselves. Yes, sir. 2 शब्दों का उपयोग करिए, वेल्थ क्रिएटर एंड जॉब क्रिएटर। Yes, और sir. आपके सिस्टम से वेल्थ क्रिएटर और जॉब क्रिएटर कैसे बनेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप बनाकर ये संख्या कैसे बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसमें एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड, इनका भी विचार करके फिर इसको भी कैसे मेन स्ट्रीम में आपको लाए, इसको भी सोचकर एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग अगर होगा तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you, sir. I now request, sir, the president has mentioned that we have prepared one document. So just as a gesture of that you are here, that you are present with us. So I would request our Central Council member CMA Raju Iyer, sir, so just symbolically release that document. We will send it to you through email, that document. So I request CMA Raju Iyer, sir, to symbolically release the document in the auspicious presence of our Honorable Minister. Namaste. Pranam to Sri Nitin Gadkar ji, Honorable Minister, और प्रेसिडेंट CMA बलविंदर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट विश्वरूप बासी जी, चेयरमैन ऑफ CASP CMA नीरज जोशी जी,
CAASP Assistant AG. It gives me immense satisfaction to present the memorandum of recommendations for the renewal of MSMEs post-COVID-19. It is, sir, your thought-provoking address has enlightened us, and it has created vision and mission for us. As you have suggested, sir, soon in due course we'll be bringing the success stories of MSMEs and other industries by within 3 months, 6 months, whenever they are reviving it, so that it will be encouraging others to motivate and it will be creating a favorable atmosphere. You have already covered all our points, whatever we have suggested. Some of the suggestions will be presenting in the list. I wish to inform you, Your Excellency, that our institute has conducted a lot of seminars, lot of programs and workshops with MSME associations throughout India. Especially we were conducting in Tier 2 and Tier 3 cities in the local languages, taking various industrial leaders and other leaders so that it will be reaching the masses. For the last 2 years, we were conducting at the local languages, which is received by them in a very favorable way. And especially whatever the schemes are there, more than 200 plus schemes are already in existing, which you have highlighted, and many of the MSMEs have benefited. Now, whatever you have addressed, whatever the government suggestion, will be definitely taking to MSMEs so that they will be able to get the benefit and they will be able to definitely achieve whatever the government requires, and the industry and the economy will definitely survive and we will become the great nation. Sir, I request you to kindly accept the document which I am just. Thank you. Okay, thank you very much. Finally, send to my office by email. Yeah. We will Yes, sir. definitely work on it and we'll find out. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Thank you.